अध्याय 22। कृपया चुंबन। क्या तुम्हें इस सुंदर जगह को छोड़कर जाने का बहुत अफसोस नहीं होगा? बेत्सी ने बदसूरत से पूछा। नहीं, वास्तव में, उसने कहा। जवाहरात और सोना ठंडी और हृदयहीन चीजें हैं, और मुझे यकीन है कि अगर मुझे कृत्रिम जंगल के किनारे ये प्राकृतिक जंगल नहीं मिला होता तो मैं अभी अकेलेपन से मर गया होता। वैसे भी इन असली पेड़ों के बिना मैं जल्द ही भूख से मर जाता। बेत्सी ने चारों ओर विचित्र वृक्षों को देखा। मुझे ये बात समझ में नहीं आती, उसने स्वीकार किया। यहाँ खाने के लिए क्या मिलेगा? दुनिया का सबसे बढ़िया खाना, अगली ने जवाब दिया। क्या आप अपनी बाईं ओर उस बाग को देख रहे हैं? उसने उस ओर इशारा करते हुए कहा। ठीक है, ऐसे पेड़ आपके देश में या इस गुफा के अलावा किसी और जगह पर नहीं उगते। मैंने उन्हें होटल ट्री नाम दिया है, क्योंकि वे एक खास तरह के टेबल डी होट फल देते हैं जिन्हें थरी कोर्स नट्स कहा जाता है। ये तो मज़ेदार है, बेत्सी ने कहा। ये थरी कोर्स नट्स कैसे होते हैं? देखने में नारियल जैसा कुछ, बदसूरत ने समझाया। आपको बस उनमें से एक चुनना है और फिर बैठकर अपना खाना खाना है। आप सबसे पहले ऊपरी हिस्से को खोलते हैं और एक कप भर बढ़िया सूप पाते हैं। उसे खाने के बाद आप बीच वाले हिस्से को खोलते हैं और एक खोखला हिस्सा पाते हैं जिसमें मांस और आलू, सब्जियां और बढ़िया सलाद भरा होता है। उसे खाएं और अगले हिस्से को खोलें और आप नट के निचले हिस्से में मिठाई पाएंगे, यानी पाई और केक, पनीर और क्रैकर और नट्स और किशमिश। 3 कोर्स नट्स सभी स्वाद या सामग्री में बिल्कुल एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन वे सभी अच्छे होते हैं और हर एक में पूरा 3 कोर्स डिनर मिल सकता है। लेकिन नाश्ते के बारे में क्या ख्याल है? बेत्सी ने पूछा। क्यों? इसके लिए वहाँ नाश्ते के पेड़ हैं जो दाईं ओर उगते हैं। वे अन्य पेड़ों की तरह ही मेवे उगाते हैं, केवल मेवों में सूप की बजाय कॉफ़ी या चॉकलेट होती है, मांस और आलू की जगह दलिया और मिठाई की जगह फल। इस अद्भुत जेल में मेरा जीवन जितना दुखद रहा है, मुझे ये स्वीकार करना चाहिए कि दुनिया के सबसे अच्छे होटल में जितना मैंने यहाँ बिताया है, उतना कोई और नहीं रह सकता। लेकिन मुझे फिर से खुली हवा में जाने और अच्छे पुराने सूरज और चांदी जैसे चांद और नर्म हरी घास और सुबह की ओस से चूमे हुए फूलों को देखने में खुशी होगी। रत्नों की चमक या सोने की ठंडी चमक की तुलना में वे धन्य चीजें कितनी अधिक प्यारी हैं। बेशक, बेत्सी ने कहा। मैं एक बार एक छोटे लड़के को जानती थी जो खसरा पकड़ना चाहता था, क्योंकि उसके पड़ोस में उसके अलावा सभी छोटे लड़कों को खसरा था, और वह वास्तव में दुखी था क्योंकि वह कोशिश करने के बावजूद भी खसरा नहीं पकड़ पाया। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि जो चीज़ें हम चाहते हैं और जो हमें नहीं मिल पाती हैं, वे हमारे लिए अच्छी नहीं हैं। क्या ये सच नहीं है, शैगी? हमेशा नहीं, मेरे प्यारे, उसने गंभीरता से उत्तर दिया। अगर हम कुछ नहीं चाहते, तो हमें कभी कुछ नहीं मिलेगा, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। मुझे लगता है कि हमारी इच्छाएं स्वाभाविक हैं, और अगर हम प्रकृति के अनुसार काम करें तो हम कभी गलत नहीं हो सकते। जहाँ तक मेरा सवाल है, रानी एन ने कहा, मुझे लगता है कि सोने और जवाहरात के बिना दुनिया एक नीरस जगह होगी। सभी चीजें अपने तरीके से अच्छी हैं, शैगी ने कहा, लेकिन हमारे पास किसी भी अच्छी चीज की अधिकता हो सकती है। और मैंने देखा है कि किसी भी चीज का मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि वो कितनी दुर्लभ है और उसे प्राप्त करना कितना कठिन है। मुझे आपको बीच में टोकने के लिए क्षमा करें, राजा कलिको ने उनके पास आकर कहा, लेकिन अब जब हमने शैगी के भाई को बचा लिया है तो मैं अपनी शाही गुफा में लौटना चाहता हूँ। नोम्स का राजा होने के नाते यह मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी बेचैन प्रजा की देखभाल करूं और देखूं कि वे अच्छा व्यवहार करें। इसलिए वे सभी मुड़े और मैटल फॉरेस्ट से होते हुए उस विशाल गुंबददार गुफा के दूसरी ओर जाने लगे, जहां वे पहली बार उसमें घुसे थे। शैगी और उसका भाई साथ साथ चल रहे थे और दोनों इस बात से खुश लग रहे थे कि वे लंबे समय के अलगाव के बाद एक साथ थे। बेत्सी ने पोल्का डॉट रूमाल को देखने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि वह जोर से हंसेगी, इसलिए वह दोनों भाइयों के पीछे चली गई और हैंड के बाएं कान को कसकर पकड़कर उसे ले गई। जब अंततः वे उस स्थान पर पहुंचे जहां से मार्ग बाहरी दुनिया की ओर जाता था, तो रानी एन ने झिझकते हुए, जो उनके लिए असामान्य था, कहा,
मैंने इस नोम देश पर विजय प्राप्त नहीं की है, न ही मुझे ऐसा करने की उम्मीद है, लेकिन मैं इस जगह को छोड़ने से पहले इनमें से कुछ सुंदर रत्न इकट्ठा करना चाहूंगा। आप अपनी सहायता स्वयं करें, महोदया, राजा कलिको ने कहा, और तुरंत ही सेना के अधिकारियों ने उनकी शाही अनुमति का लाभ उठाकर अपनी जेबें भरनी शुरू कर दी, जबकि इनने एक बड़े रुमाल में बहुत सारे हीरे बांध लिए। ये सब पूरा होने के बाद वे सभी गलियारे में प्रवेश कर गए। नोम्स ने सबसे पहले अपनी मशालों से रास्ता रोशन किया। वे अभी कुछ दूर ही गए थे कि बेत्सी ने चिल्लाकर कहा, क्यों, यहाँ भी तो रत्न हैं। सभी की नजरें जमीन पर टिकी थीं और उन्होंने पाया कि चट्टान के फर्श पर रत्नों का एक नियमित ढेर बिखरा पड़ा है। यह अजीब है, कलिको ने बहुत आश्चर्यचकित होकर कहा। मुझे अपने कुछ नोम को इन रत्नों को इकट्ठा करने और उन्हें धातु वन में वापस रखने के लिए भेजना चाहिए, जहां वे हैं। मुझे आश्चर्य है कि वे यहाँ कैसे आए। रास्ते भर उन्हें रत्नों का ये निशान मिला, लेकिन जब वे अंत के करीब पहुंचे तो रहस्य स्पष्ट हो गया। वहाँ चट्टान की दीवार की ओर पीठ करके फर्श पर बैठा बूढ़ा रगगेडो सांसें लेता हुआ और हवा भरता हुआ इस तरह बैठा था मानो वह पूरी तरह थक गया हो। तब उन्हें एहसास हुआ कि यह वही था जिसने अपनी कई जेबों से रत्नों को बिखेरा था, जो एक एक करके उनके वजन से फट गई थीं क्योंकि वह रास्ते में ठोकर खा रहा था। लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं है, रोगेडो ने गहरी सांस लेते हुए कहा। अब मुझे एहसास हुआ कि मैं इतना भारी बोझ इतनी दूर तक नहीं उठा सकता था, भले ही मैं इसे लेकर इस गलियारे से भागने में कामयाब हो जाता। जिस महिला ने मेरे लबादे की जेबें सिली, उसने घटिया धागा इस्तेमाल किया, जिसके लिए मैं उसका शुक्रिया अदा करूंगा। क्या आपके पास कोई गहना बचा है? बेत्सी ने पूछा। उसने बची हुई कुछ जेबों में झांक कर देखा। थोड़े से, उसने कहा, लेकिन वे मेरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होंगे, और मुझे अब अमीर बनने की कोई इच्छा नहीं है। यदि आप में से कुछ कृपया मुझे उठने में मदद करेंगे, तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा और आपको छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी मुझे तुच्छ समझते हैं और मेरी संगति के बजाय मेरे साथ रहना पसंद करते हैं। शैगी और कलिको ने बूढ़े राजा को खड़ा किया, तभी उसका सामना शैगी के भाई से हुआ, जिसे उसने पहली बार देखा था। बदसूरत व्यक्ति की अजीब और अप्रत्याशित उपस्थिति ने रगगेडो को इतना चौंका दिया कि वो एक जंगली चीख के साथ कांपने लगा, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। का कौन है ये? वो लड़खड़ा गया। मैं वह असहाय कैदी हूँ जिसे आपके क्रूर जादू ने एक सुंदर आदमी से कुरूप में बदल दिया। शैगी के भाई ने कठोर फटकार के स्वर में उत्तर दिया। सचमुच, रगगेडो, बेत्सी ने कहा, तुम्हें इस नीच चाल पर शर्मानी चाहिए। मैं हूँ, मेरे प्रिय, रगगेडो ने स्वीकार किया, जो अब उतना ही नम्र और विनम्र था जितना पहले वह क्रूर और प्रतिशोधी था। तो फिर, लड़की ने कहा, बेहतर होगा कि आप कुछ और जादू करें और उस बेचारे आदमी को फिर से उसका अपना चेहरा दे दें। काश मैं ऐसा कर पाता, बूढ़े राजा ने उत्तर दिया, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि टिटिटी हुचू ने मुझे मेरी सभी जादुई शक्तियों से वंचित कर दिया है। हालांकि, मैंने कभी यह सीखने की जहमत नहीं उठाई कि शैगी के भाई पर मैंने जो जादू डाला था, उसे कैसे तोड़ा जाए, क्योंकि मैं चाहता था कि वह हमेशा बदसूरत रहे। प्रत्येक आकर्षण, सुंदर पॉलीक्रोम ने टिप्पणी की, उसका प्रतिकारक होता है, और यदि तुम कुरूपता के इस आकर्षण को जानते हो, रगगेडो, तो तुम्हें अवश्य ही यह पता होगा कि इसे कैसे दूर किया जाए। उसने उसके सिर को हिलाकर रख दिया। अगर मैंने ऐसा किया था, तो मैं भूल गया हूँ, उसने अफसोस के साथ कहा। सोचने की कोशिश करो, शैगी ने उत्सुकता से विनती की। कृपया सोचने की कोशिश करो। रगगेडो ने दोनों हाथों से अपने बालों को बिखराया, आह भरी, अपनी छाती पर थपकी दी, अपने कान को रगड़ा, और समूह के चारों ओर बेवकूफ़ी से देखा। मुझे धुंधला धुंधला याद है कि एक चीज़ थी जो आकर्षण को तोड़ सकती थी, उन्होंने कहा, लेकिन दुर्भाग्य ने मेरे दिमाग को इतना उलझा दिया है कि मैं याद नहीं कर सकता कि वह क्या थी। देखो, रगगेडो, बेत्सी ने तीखी आवाज में कहा, हमने अब तक तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है, लेकिन हम किसी भी बकवास को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अगर तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तो तुम उस आकर्षण के बारे में सोचोगे। क्यों?
उसने आश्चर्य से छोटी लड़की की ओर देखते हुए पूछा, क्योंकि यह शैगी के भाई के लिए बहुत मायने रखता है। वो खुद पर बहुत शर्मिंदा है, जिस तरह से वह अब है, और इसके लिए तुम दोषी हो। सच तो यह है, रगगेडो, तुमने अपने जीवन में इतने बुरे काम किए हैं कि अब कोई अच्छा काम करने में तुम्हें कोई बुराई नहीं लगेगी। रगगेडो ने उसकी ओर देखकर आंख झपकाई, फिर से आह भरी, और फिर सोचने की बहुत कोशिश की। मुझे धुंधला धुंधला याद आ रहा है, उन्होंने कहा, कि एक खास तरह का चुंबन कुरूपता के आकर्षण को तोड़ देता है। किस तरह का चुंबन? किस तरह का? क्यों? ये या तो एक नश्वर दासी का चुंबन था, या एक नश्वर दासी का चुंबन जो कभी परी थी, या एक ऐसे व्यक्ति का चुंबन जो अभी भी परी है। मुझे याद नहीं है कि कौन सा, लेकिन निश्चित रूप से कोई भी दासी, नश्वर या परी, कभी भी इतने बदसूरत व्यक्ति को चूमने के लिए सहमत नहीं होगी। इतना भयानक, भयावह, बहुत बदसूरत, जैसा कि शैगी का भाई था। मुझे इस बात पर पूरा यकीन नहीं है, बेत्सी ने सराहनीय साहस के साथ कहा। मैं एक नश्वर दासी हूँ, और यदि मेरा चुंबन इस भयानक आकर्षण को तोड़ता है, तो मैं ऐसा करूँगी। ओह, तुम सच में ऐसा नहीं कर सकते, अगली ने विरोध किया। मुझे अपना मुखौटा हटाना पड़ेगा, और जब तुम मेरा चेहरा देखोगे, तो कोई भी चीज़ तुम्हें मुझे चूमने के लिए प्रेरित नहीं कर सकती, भले ही तुम कितने भी उदार क्यों न हो। ठीक है, जहाँ तक उस बात का सवाल है, छोटी लड़की ने कहा, मुझे तुम्हारा चेहरा देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेरी योजना यह है, तुम इस अंधेरे रास्ते में रहो, और हम नोम्स को उनकी मशालों के साथ भेज देंगे। फिर तुम रूमाल उतारोगी, और मैं तुम्हें चूमूंगी। ये तुम्हारी बहुत बड़ी दयालुता है, बेत्सी, शैगी ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। ठीक है, ये निश्चित रूप से मुझे नहीं मारेगा, उसने जवाब दिया, और अगर यह आपको और आपके भाई को खुश करता है, तो मैं कुछ जोखिम लेने के लिए तैयार हूँ। इसलिए कलिको ने मशालवाहकों को मार्ग छोड़ने का आदेश दिया, जो उन्होंने चट्टान के छेद से होकर किया। रानी एन और उनकी सेना भी बाहर चली गई, लेकिन बाकी लोग बेत्सी के प्रयोग में इतने रुचि रखते थे कि वे मार्ग के मुहाने पर ही समूह बनाकर खड़े रहे। जब बड़ी चट्टान अपनी जगह पर आ गई और छेद को कसकर बंद कर दिया, तो वे पूरी तरह से अंधेरे में रह गए। तो अब, बेत्सी ने प्रसन्न स्वर में कहा, क्या तुमने अपने चेहरे से वह रूमाल हटा लिया है, अगली? हाँ, उन्होंने जवाब दिया। तो फिर तुम कहाँ हो? उसने अपनी बाहें फैलाते हुए पूछा। यहाँ, उसने कहा, तुम्हें झुकना पड़ेगा, तुम्हें मालूम है। उसने उसके हाथ पकड़े और उन्हें अपने हाथों में थामकर तब तक झुका जब तक उसका चेहरा उस छोटी लड़की के चेहरे के पास नहीं आ गया। दूसरों ने एक स्पष्ट, चटपटा चुंबन सुना, और फिर बेत्सी ने कहा, लो, मैंने ये कर लिया, और मुझे जरा भी दर्द नहीं हुआ। मुझे बताओ, प्यारे भाई, क्या आकर्षण टूट गया है? शैगी ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, जवाब मिला। हो सकता है, या न हो। मैं नहीं बता सकता। क्या किसी के पास माचिस है? बेत्सी ने पूछा। मेरे पास कई हैं, शैगी ने कहा। तो फिर रगगेडो को उनमें से एक पर वार करने दो और अपने भाई के चेहरे को देखो, जबकि हम सब अपनी पीठ फेर लेंगे। रगगेडो ने तुम्हारे भाई को बदसूरत बना दिया है, इसलिए मुझे लगता है कि अगर उसका आकर्षण नहीं टूटा तो वह उसे देखने के डर को सहन कर सकता है। इस पर सहमत होकर रगगेडो ने माचिस ली और उसे जलाया। उसने एक नज़र डाली और फिर माचिस बुझा दी। हमेशा की तरह बदसूरत, उसने कांपते हुए कहा। तो ये किसी नश्वर दासी का चुंबन नहीं था। मुझे कोशिश करने दो, गुलाब राजकुमारी ने अपनी मधुर आवाज में कहा। मैं एक नश्वर दासी हूँ जो कभी परी थी। शायद मेरा चुंबन आकर्षण को तोड़ देगा। फाइल्स को ये पूरी तरह से मंजूर नहीं था, लेकिन वो हस्तक्षेप करने के लिए बहुत उदार था। इसलिए रोज प्रिंसेस ने अंधेरे में अपना रास्ता तलाशते हुए शैगी के भाई के पास पहुंची और उसे चूमा। रगगेडो ने एक और माचिस जलाई, जबकि वे सभी दूर चले गए। नहीं, पूर्व राजा ने घोषणा की, इससे भी आकर्षण नहीं टूटा। इसके लिए किसी परी का चुंबन आवश्यक है, अन्यथा मेरी याददाश्त पूरी तरह से विफल हो गई है। पोली, बेत्सी ने विनती करते हुए कहा, क्या तुम कोशिश नहीं करोगी? बेशक मैं ऐसा करूंगा, पॉलीक्रोम ने हंसते हुए उत्तर दिया।
मैंने अपने जीवन के हजारों सालों में कभी किसी नश्वर मनुष्य को चूमा नहीं है, लेकिन मैं हमारे वफादार शैगी मैन को खुश करने के लिए ऐसा करूंगा, जिसका अपने बदसूरत भाई के प्रति निस्वार्थ स्नेह पुरस्कृत होने का हकदार है। पॉलीक्रोम जब बोल रही थी, तब वो हल्के से बदसूरत के बगल में गिरी और जल्दी से अपने होठों से उसके गाल को छू लिया। ओह, शुक्रिया शुक्रिया, वह जोश से चिल्लाया। मैं बदल गया हूँ, इस बार मुझे पता है। मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। मैं अलग हूँ। शैगी प्यारे शैगी, मैं फिर से खुद हूँ। फाइल्स, जो कि द्वार के पास था, ने झरने को छुआ, जिससे बड़ी चट्टान बाहर आ गई और वह अचानक पीछे की ओर झुक गई तथा उसमें से दिन का प्रकाश अंदर आने लगा। सभी लोग निश्चल खड़े होकर शैगी के भाई को घूर रहे थे, जो अब पोल्का डॉट वाले रुमाल से मुक्त था तथा प्रसन्न मुस्कान के साथ उनकी नजरों का सामना कर रहा था। ठीक है, शैगी मैन ने आखिरकार चुप्पी तोड़ते हुए और संतुष्टि की एक लंबी, गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरे प्यारे भाई, अब तुम बदसूरत नहीं रहे, लेकिन तुम्हारे साथ पूरी तरह से स्पष्ट होने के लिए, जो चेहरा तुम्हारा है वह जितना होना चाहिए उससे अधिक सुंदर नहीं है। मुझे लगता है कि वह देखने में काफी अच्छा है, बेत्सी ने उस आदमी को आलोचनात्मक दृष्टि से देखते हुए कहा। राजा कलिको ने कहा, वह जो था उसकी तुलना में, वह सचमुच बहुत सुंदर है। तुम, जिसने कभी उसकी कुरूपता नहीं देखी, शायद यह नहीं समझ सकते, लेकिन यह मेरा दुर्भाग्य था कि मैंने उस कुरूप को कई बार देखा, और मैं फिर कहता हूँ कि वह जो था उसकी तुलना में, वह अब सुंदर है। ठीक है, बेत्सी ने तेजी से कहा, हम तुम्हारी बात पर विश्वास करेंगे, कलिको। और अब हम इस सुरंग से बाहर निकलकर फिर से दुनिया में लौट चलें।